हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग पिछले वाले क्लास में ये जो नया चैप्टर है शरीर द्रव तथा परिसंचरण इसको स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है उसको देखे थे। और जो ब्लड है उसको दो भागों में बांटे थे, कौन कौन सा, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्लाज्मा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगले वाले क्लास में रुधिराणु देख लेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है, हमारे जो खून होता है, रक्त होता है, उसका टोटल 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लाज्मा यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, यह रक्त का तरल अवस्था में जो भाग होता है, द्रव वाला भाग होता है, वो ये प्लाज्मा ही होता है। आगे पढ़ेंगे, उसका 90% भाग जल होता है। देख सकते हैं ये जो तरल अवस्था में जो प्लाज्मा पाया जाता है वह उसमें 90% भाग होता है। अर्थात जो रक्त होता है उसका तो 90% भाग होता ही है, लेकिन जो प्लाज्मा है पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग होता है, 55% भाग होता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे इसका क्या बोला गया, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। ये जो प्लाज्मा है इसका रंग हल्का सा कैसा होता है, पीला होता है। किसके कारण, तो बिलीरुबिन के कारण। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाए कि जो प्लाज्मा है उसका रंग पीला क्यों होता है, तो ये बिलीरुबिन नामक उसमें वर्णक पाया जाता है, इसके कारण उसका रंग जो है कैसे होता है, हल्का पीला होता है। इतना बात क्लियर। आगे देखेंगे, प्लाज्मा को रक्त का लगभग 55% होता है। देख सकते हैं प्लाज्मा को रक्त का 55% होता है, जबकि जो रुधिराणु है वो केवल 45% यहाँ पर होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात यहाँ पर आरबीसी, देख सकते हैं आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी अर्थात सफेद रक्त कोशिकाओं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके पूरे शरीर में ले जाते हैं, उसको पूरे शरीर में क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है, देख सकते हैं छोटा सा इसका कार्य क्या है। प्लाज्मा जो होता है वह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पूरे शरीर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग प्लाज्मा के कार्य को देख लेते हैं कि आखिर जो प्लाज्मा है इसका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहला है पोषक तत्वों का परिवहन। सबसे पहला पोषक तत्वों का परिवहन अर्थात शर्करा, वसा और अन्य पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना। देख सकते हैं ये जो प्लाज्मा है ये चूंकि कैसे होता है, ये द्रव रूप में होता है, तो ये शर्करा, वसा और अन्य पोषक को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा देखेंगे हार्मोन का परिवहन। अब ये हार्मोन का भी परिवहन करता है। हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है, अर्थात वो जहां हार्मोन का स्त्राव होता है उस स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। इतना क्लियर। अगला देखेंगे अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। अपशिष्ट पदार्थों को भी हटाता है, जैसे कि कोशिकाओं द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, यहाँ पर बाहर आ गए, 1 मिनट बाहर हो गया, बाहर निकालने के लिए गुर्दे तक पहुंचाना है। इतना बात क्लियर है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालता है। चौथा और लास्ट कार्य देख लेते हैं हम लोग। इसका लास्ट कार्य देख लेते हैं प्लाज्मा का, तो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। अब ये जो प्लाज्मा है वो रक्त के थक्के जमाने में मदद किस प्रकार से करता है, तो थक्का जमने वाला प्रोटीन पदार्थ प्रदान करना, अर्थात ये थक्का जमने वाला प्रोटीन क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, देख सकते हैं फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन ही प्रदान करता है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग रक्त के कार्य देख लिए हैं। अब ये जो सीरम होता है वो क्या है इसको समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारक अर्थात जो क्या है, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है उसको जब हटा देते हैं तो प्राप्त होने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। इतना बात क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में प्लाज्मा समझ चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग रुधिराणु देख लेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।